हे गाइस, तो काफ़ी टाइम से कन्हैया कुमार और बिहार को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही थी। और यार मैं सोच रहा था ये इस चीज़ पर लोगों के ओपिनियंस क्या आ रहे हैं, किस तरह से पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, किस तरह से कांग्रेस बिहार में एग्रेसिवली जाने की कोशिश कर रही है और क्या कुछ कर हो रहा है। पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा था और अब जब मुझे लग रहा है कि मेरे पास ठीक ठाक ज्ञान आ गया है इस नॉलेज का, तो मैं अपने ओपिनियंस भी देने के लिए आपके सामने आ गया हूँ। अब सबसे पहले कन्हैया कुमार की बात करें तो यार सच बताऊं, कन्हैया कुमार का जो राइज हुआ था 2016 में, मैं आज भी वो गाना सुनता हूँ, आज़ादी। सच बताऊं वो गाना बहुत अच्छा, और वो पूरा माहौल जो क्रिएट हुआ था उस टाइम पर, वो काफ़ी ज़्यादा गूजबम्स क्रिएट करने वाला था। मतलब एक अलग तरह का माहौल था। एक तो मैं 16 साल का था उस टाइम, और मैंने सिर्फ ये चीज़ें किताबों में पढ़ी थी कि किस तरह से आंदोलन होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन होता तब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो मतलब 12-13 साल का ही था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब कन्हैया कुमार का जो राइज हुआ था, जो भी जेएनयू में उस टाइम हो रहा था, पिछले 16, 17, 18 उस पूरे पीरियड में, वो काफ़ी ज़्यादा एक आई ओपनर था। एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लेके आया। मुझे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी आई है वहीं से, मैं ये कह सकता हूँ, वहाँ से। और फिर बिहार का जो जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ गए थे, आई थिंक वो भी 2016-17 के आसपास के टाइम था, तो उस पूरे जो टाइम था उसने मेरा पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करा। इसी कारण से कन्हैया कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरी पर्सनल लाइफ में जिसके कारण मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी क्रिएट हुई है। क्योंकि उनके कारण एक ऐसा चीज़ हुआ था, एक ऐसा माहौल बना था देश में, जहाँ पर हम देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी को अब हर दूसरा इंसान गाली देता है। जिन लोगों की औकात नहीं है वहाँ पर एडमिशन लेने की, वो भी आके बोलते हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। यार, आप लोगों को बोल सकते हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के बारे में आप बोल रहे हो, वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आता है। क्योंकि यार अगर आप वहाँ पर एडमिशन तक नहीं ले सकते, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। चलो वो सारी बातें अलग हैं। आज हम बात करने वाले थे बिहार और कन्हैया कुमार की। यार बिहार में कन्हैया कुमार एक रैली निकाल रहे हैं, एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रास रूट पे चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करना चाह रही है कांग्रेस, कुछ कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट नहीं करने वाली है बिहार में। मुझे नहीं लगता है कि वो पप्पू यादव या फिर कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर सकते, इतनी उनकी औकात ही नहीं है। और औकात वर्ड में इसलिए इतना ब्लंटली बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने दिल्ली का इलेक्शन भी देखा है, जहाँ पर लोगों ने बोला कि उन्होंने केजरीवाल को हरवा दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, वो इतना सब कुछ करने के बाद भी 6% वोट पे आए हैं। बिहार में अगर वो अकेले लड़ते हैं तो भी वो 6-7% वोट पर ही रुक जाएंगे। उनको नुकसान हो या उनको फायदा हो या ना हो, आरजेडी को एक अच्छा खासा वो डेंट पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचेंगे, और फायदा जो होगा वो नीतीश कुमार को ही होगा। क्योंकि अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स समझते हो तो ये ट्रायंगुलर है, यहाँ पर किसी भी एक इंसान को पूरी बहुमत नहीं आने वाली है। तो अगर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है तो वो डेफिनेटली इस कॉर्नर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो ऐसा नहीं करने वाले कि वो एक पार्टी को वीक कर देंगे और एक पार्टी की सरकार बना देंगे, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और जहाँ तक बात है बिहार में अकेले जाने की, तो वो इतनी बड़ी गलती तो मुझे नहीं लगता है करेंगे। अभी जो कन्हैया कुमार वाला पूरा इंसिडेंट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बार्गेन पावर स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के नंबर 1 नेता हैं। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। वो अकेले दम पे भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी वो 80 से 90 सीट तो लेकर आ ही जाएंगे आरजेडी के लिए, और जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। 80-90 सीट लाना मतलब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो रहने ही वाले हैं किसी भी दिन पे। उनको इतनी सीटें तो आएंगी सही, और वो नंबर 1 नेता है वहाँ के, ये कोई भी नहीं झुठला सकता। अगर कोई बोल रहा है नीतीश कुमार वहाँ के नंबर 1 नेता है, नहीं, उनके पास टेक्टिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। वो अब उनकी जो पोजीशनिंग है वो इतनी ज़्यादा टेक्टिकल है, इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना सेंसिटिव है, कि वो हर वक्त पावर में रहते हैं। लेकिन वो सबसे बड़े नेता हैं, इस बात से तो मैं अग्री नहीं करूंगा किसी की भी। इस वक्त तेजस्वी यादव से पंगा लेना कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी यादव वहाँ पर हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर कन्हैया कुमार का राइज हो। उसका रीज़न ये है कि दोनों बिहारी हैं, और कन्हैया कुमार जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा पूरे देश में हिंदी भाषी में बहुत कम है। मतलब जेनुअनली बहुत कम लोग हैं
फिर चाहे आप कांग्रेस की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो, अक्रॉस पार्टीज़ की आप बात करो, बहुत कम लोग हैं जो इतना ब्लंटली और इतना अच्छा शब्दों को चयन करके बोलते हैं। कन्हैया कुमार का जो वॉकेबुलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो राइज होने देंगे। सेकेंडली वहाँ पर पप्पू यादव है। पप्पू यादव खुद एक बहुत बड़े फिगर हैं, वो बहुत जुझारू नेता हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बट सेम गोज विद देम कि अगर उनका राइज होगा तो वोट सीधा सीधा डेंट मारेंगे तेजस्वी यादव की इमेज पे, तो उनका भी राइज नहीं होने वाला। अभी जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। यहाँ पर बिहार को लेकर कांग्रेस का कोई लॉन्ग टर्म प्लान दिख नहीं रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे ना बाहर से दिख रहा है, ना लोगों के ओपिनियन से समझ आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करो जो कि बिहार की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं या करीब से नज़र रख रहे हैं कि वहाँ पर क्या होगा और उसका इम्पैक्ट दिल्ली में क्या होने वाला है, तो वो भी ये बात मानते हैं कि बिहार को लेकर कांग्रेस का कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। उनका यही प्लान है कि किसी भी तरह से आरजेडी की जो 80-90 सीट हैं वो खिसक कर 105 110 तक आए, कांग्रेस 15-20 सीट लेकर आए और ये सरकार बना ले। मतलब कांग्रेस और बाकी जो सीपीआई वगैरह की जो पार्टीज हैं वो 15-20 सीट लेकर आ जाएं और ये सरकार बना ले, क्योंकि वही एक तरीका दिख रहा है कांग्रेस को सरकार में आने का। उसके अलावा कांग्रेस के पास कोई प्लान है नहीं वहां को लेकर। तो कन्हैया कुमार को लेकर या फिर पप्पू यादव को लेकर या फिर कांग्रेस को लेकर जितनी बिहार में चर्चाएं हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उतने कांग्रेस खुद भी कर रही होगी विद इन द पार्टी। वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहां तक बात है कन्हैया कुमार की जो पैदल यात्रा है, मुझे लगता नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। डेफिनेटली काडर में एक वो आपको दिखने लगेगा कि एक एनर्जी आ गई है, लेकिन उसका बहुत लॉन्ग टर्म कोई फायदा दिख रहा है या फिर इलेक्शन तक कोई फायदा दिख रहा है, मुझे लगता नहीं। क्योंकि कन्हैया कुमार उतने कोई बड़े फिगर है नहीं, उतना उनमें अभी तक खुद के कोई इलेक्शन जीते नहीं है उन्होंने, ना ही किसी को इलेक्शन जिताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक नेता वो होता है जो खुद इलेक्शन जीतता है, एक होता है जो जिताने की दम रखता है, भले वो खुद ना जीते। तो ना ही वो अभी खुद जीत पाए हैं, ना ही किसी को जिता पाए हैं। तो जब तक वो इन दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे, तब तक मैं तो उनको कोई मास लीडर मानने वाला हूं नहीं। मेरे हिसाब से वो एक अच्छे वक्तव्य करते हैं, एक अच्छा बोलते हैं। इसके अलावा अभी तक उनके इसमें मतलब उनके कैरेक्टर में मुझे कोई बहुत बड़े नेता वाली छवि दिखी नहीं है। बाकी देखते हैं कि अगर वो फ्यूचर में आगे उनका क्या प्लान है, क्या रोड मैप वो बना रहे हैं। जहाँ तक बात है बिहार की, बिहार अभी भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है अक्रॉस द पार्टी। कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो सत्ता में आ रहे हैं या सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ना ही वो क्लेम कर सकते हैं, ना ही वो डिनाई कर सकते हैं। तो बिहार में क्या होने वाला है ये सिर्फ इलेक्शन के बाद ही समझ आएगा। उस पर अभी से कोई भी टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा गलत और जल्दबाजी होगा। एक नौसिखिया इंसान ही ऐसी गलती करेगा, और मैं इतना भी नौसिखिया नहीं हूँ कि अभी से इतनी बड़ी गलती कर बैठूँ। देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शन में। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।